हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलो भैया, मैराथन सीरीज में यात्रा में निकल लो। चलो बात कर रहे हैं मल्टीबैगर सीरीज की। मल्टीबैगर सीरीज 60 पेनी स्टॉक्स का कलेक्शन मैराथन सीरीज। जितने लोग अभी से जुड़े हैं वो लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो फंडामेंटली बेहतर, प्राइस में एकदम लोअर, 4 रुपए पर ट्रेड करती हुई पेनी स्टॉक्स, राइट। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली नंबर्स में कितनी अच्छी है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी की प्रेस रिलीज क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स क्या कहते हैं। इन सारे आंकड़ों को हम लोग बेहतर तरीके से रिसर्च करेंगे। साथ ही साथ आपको एक अपनी तरफ से सिर्फ ये राय दे देता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए, क्यों? क्योंकि अगर आप सीरियस हैं इस दुनिया में तो आप लोगों को सबसे पहले अगर इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन आता है, कोई प्रेस रिलीज नोट्स आती है, कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊं आपको अपडेट करके और तुरंत आप तक वो चीज पहुंच जाए। उसके बाद आप उस चीज को लेकर इंफॉर्मेटिव हो जाए। ये आपका अपना हमारा रिलेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की कंपनी के रिसर्च पे। आज की कंपनी जो है वो 5 रुपीज 23 पैसे पर ट्रेड कर रही है। ठीक है ना? क्लियर हो गया। अगर हम इसके हाई की बात करें तो कंपनी 8 रुपीज 48 पैसे पर अपना हाई लगा चुकी है। अगर कंपनी के लो की बात करें तो 2 रुपीज 41 पैसे का इसका लो है। फेस वैल्यू 1 रुपीज है। डिविडेंड अभी कंपनी कहती है नहीं है, 0.00% है। लेकिन फिर भी कंपनी के अगर आप जाकर के पूरे टर्म्स पढ़ेंगे, वेबसाइट्स देखेंगे, कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग्स को देखेंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे कि कंपनी ने डिविडेंड्स के बारे में अपने बायलॉज में कहा हुआ है। ठीक है ना? इसीलिए हम लोगों ने इसको चुनाव भी किया। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 282 करोड़ का मार्केट कैप है। ओवरऑल ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो गया। समराइज कर देते हैं। 282 करोड़ का मार्केट कैप, 5 रुपीज पर ट्रेड करता हुआ, हाई लगा हुआ है 8 रुपीज, लो लगा हुआ है 2 रुपीज। तो ओवरऑल आरओसी और आरओई की बात हम लोग आगे कर लेंगे, लेकिन आरओई आरओसी बहुत बेहतर है। आरओई जो है वो 36% है, आरओसी बिल्कुल फिटफाट है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे कि कंपनी क्या करती है और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका पूरा निर्णय आप मुझे बताएंगे आफ्टर रिसर्च, कंपनी का रिसर्च होने के बाद। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है साहब ना। तो अब देखिए कंपनी एक्सचेंज टू एक्सचेंज क्या करती है ना। फ्लाइट्स देख रहे हैं, शिप्स में भी देख रहे हैं, शिप्स टू फ्लाइट्स भी आप देख रहे हैं, आप कार्गो में भी देख रहे हैं कि ठीक है भैया लोडिंग अनलोडिंग का भी काम कर रही है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो नेटवर्क बिल्डिंग का भी काम कर रही है। तो ओवरऑल आप कुछ समझ पा रहे हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साहब इतनी सारी चीजों को लेकर के कर क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं भैया ये कर क्या रहा है, उस सारे पिक्चर्स का मीनिंग क्या था। तो ये क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कार्गो हैंडलिंग। सबसे पहले क्या कर रहा है? कार्गो हैंडलिंग। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ठीक है भैया एक सामान को दूसरी जगह से पहली जगह से तीसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बुकिंग का भी काम कर रही है, पोर्ट्स पे भी आप देख रहे हैं तो बुकिंग का काम हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखें तो यहाँ पर शिप्स में भी जाहिर बात है एक समराइज करके अगर हम बोल देना तो क्या कर रही है, सीधा लोडिंग और अनलोडिंग का कोरियर का काम कर रही है। लेकिन कोरियर का काम करने का मतलब ये हुआ कि बड़े स्तर पर कर रही है। ठीक है ना? तो चलो भैया इसके थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं चार्ट एनालिसिस की कि 1 ईयर में इनका चार्ट कैसा रहा है परफॉर्मेंस वाइज। तो देखो भैया अगर हम लोग बात करें ना जुलाई 2023 की ना, तो 2023 में ना ये अपने हाई पर था 8 रुपीज प्लस। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से एक इनको डिप मिल जाती है और फिर ये अपने लोअर फ्रेम में चले आते हैं और अभी 3 रुपीज से 4 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रहा था। फिर उसके बाद अगर हम जनवरी 2024 की बात करें तो फिर से इन्होंने फ्रेम चेंज कर लिया। अब 4 रुपीज से 5 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। अब इसी के बारे में हम लोगों की थॉट है, हम लोग का रिसर्च है कि क्या ये अपने नेक्स्ट हाई पर जा रही है, फिर ये हाई को तोड़ करके एक नेक्स्ट हाई बनाएगी, क्या इसको लेकर के हम लोग का रुझान क्या होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स को हम लोग चेक कर रहे हैं। और नीचे आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो कोस्टिंग का काम कर रही है या जो लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रही है ना, इस तरीके की दुनिया में कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने के बाद आपका अपना क्या रुझान कहता है, ये मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना?
अब यहाँ पे बात करते हैं कि कंपनी का सेल्स क्या है। तो कंपनी का हम लोग ना सेल्स थोड़ा क्वार्टरली भी बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद ईयरली रिजल्ट्स की भी बात कर लेंगे। देखो सेल्स पर आने से पहले जितने लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं वो लोग समझ ले कि हर बार मैंने हमेशा आपको दो गोल्डन रूल्स दिया है ना। तो कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे पुराने लगातार हमको देख रहे हैं, वो जानते हैं कि उस गोल्डन रूल्स को, लेकिन हमारे कुछ नए व्यूअर्स भी हैं जो आज ही इस चैनल से जुड़े हैं। तो उनको लेकर के मैं अपना धर्म निभा देता हूँ कि मैं एक बार फिर से वो रूल्स लिख देता हूँ। और बाकी रही बात आपकी अपना धर्म, तो आपका धर्म है चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ जाना। उसका बेसिक रीजन सिर्फ ये है क्योंकि देखिए हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अस्थाना एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का सिर्फ एक ही काम है कि हम आपको एजुकेट करने के लिए डेडिकेटेड है। हमारा एक ही मिशन विजन है कि हम 1 लाख स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली लिटरेट कर पाए, फाइनेंशियली एजुकेट कर पाए और इस दुनिया में ना वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए। पहले वो अपना बेटर करे, उसके बाद वो समाज हित में भी कुछ अच्छा करे। बस इसी उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं। तो मेरा आपको कहने का अर्थ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कि अगर इस कंपनी से जुड़ा हुआ शिपिंग सर्विसेज की कंपनी है, ये शिपिंग सर्विसेज में काम करते हुए कंपनी से जुड़े हुए अगर कोई प्रेस रिलीज आती है, कोई नोट्स आता है, किसी प्रकार का प्रमोटर होल्डिंग्स में किसी प्रकार का करेक्शंस होता है, या फिर कंपनी के मिशन विजन में किसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज होता है, कोई अच्छी न्यूज कोई बुरी न्यूज आती है, तो वो आप तक पहुंच जाए। तो जितनी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए वो हमारा काम है और उतनी ही जल्दी से आप चीजों को देख लें वो आपका काम है। तो भैया थोड़ा इसके क्वार्टरली रिजल्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले मार्च 2021 की बात करते हैं। तो कंपनी का सेल्स जो था ना वो 85 था और अगर कंपनी के एक्सपेंस देखें तो 84 था। अब यहाँ पे गोल्डन रूल दोनों में लिख देता हूँ। पहला गोल्डन रूल कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा देखिए कि कंपनी का धंधा कैसा है। कंपनी का धंधा मतलब मॉड्यूल, कंपनी का मॉड्यूल मतलब अगर वो प्रोडक्ट बनाती है तो, और अगर वो सर्विसेज देती है तो, दोनों में आप देख लीजिए कि क्या वो मार्केट फिट है, क्या वो मार्केट की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, क्या वो मार्केट में अगर अपने प्रोडक्ट्स को रखी तो कितने कहां कहां इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। तो ओवरऑल अगर कंपनी का मॉड्यूल अच्छा है तो फिर समझ लो कि कंपनी मस्त है और अपना आज नहीं तो कल वो आपको हमको बेहतर करके देगी। फिर उसके बाद आता है कंपनी का बंदा, कंपनी का फाउंडर। कंपनी का फाउंडर का मतलब ये होता है कि कंपनी में डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स, फाउंडर्स, टीम, ये सब कितने बेहतर हैं। अगर किसी भी कंपनी में भाई साहब टीम अच्छी है ना तो उसको थोड़ा सा रिवर्स कर लो, कोई भी चीज मीट कर जाएगी। कहने का मतलब है जो भी उन्होंने सोचा उनकी टीम उसको करके दे देगी। तो कंपनी में हमेशा टीम को देखिए, फाउंडर्स को देखिए, डायरेक्टर्स को देखिए। अगर कंपनी के बंदे अच्छे हैं ना तो फिर कंपनी का धंधा तो मस्त चलता है। और अगर कंपनी का धंधा अच्छा है, बंदा अच्छा है, फिर तो उसको अप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर तीसरे नंबर पे हमने आपसे पूछा कि जब कंपनी ये दो काम हो जाए तो कंपनी का विजन जरूर पूछना सीखिए कि 3 इयर्स 5 इयर्स में भाई साहब हमारे पैसे को लेकर क्या करने वाले हो, कहाँ कितना मल्टीप्लाई करने वाले हो, इसको जरूर पूछ लीजिए। जब ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाए तो एक संविधान की किताब उनसे मांगिए जो कि होती है बुक। इसके अंदर इनके पूरी जन्म कुंडली, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब इसी के अंदर मिलता है। नंबर्स को देखने के लिए उनका ये वाली चीज मांगिए, बुक्स मांगिए, बस ये 4 चीज मांगिए। 4 चीज के बाद आपको थोड़ा निर्णय लेने में आसानी हो जाती है कि कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी पढ़ने के लिए देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेक्ट्स, देयर इज अ नीड टू रिसर्च ना। बट ओवरऑल अगर मैं आप लोग को समझाऊं तो यहाँ पर सबसे महंगी चीज ये है एजुकेशन, कि आप कितना बेहतर कितने एंगल वाइज किसी रिसर्च को देखते हैं ना। तो यहाँ पर सबसे बेहतर चीज समझ में आई, पहली चीज जो आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको रूल्स के रूप में दिखा, तो मैंने कहा सबसे पहले किसी भी कंपनी के सेल्स को देखो, मतलब कंपनी कमाती कितना है, अर्निंग्स को देखो ना। फिर कंपनी के एक्सपेंस को देखो, फिर कंपनी के एक्सपेंस को देख लो भैया, फिर कंपनी के सेविंग्स को देख लो मेरे भाई, फिर कंपनी के इन्वेस्टमेंट को देख लो कि कंपनी ने अपने पैसे को कहीं काम पे लगाया है या नहीं लगाया है, फिर कंपनी का विजन पूछ लो,
और जब ये सब कंप्लीटली क्लियर हो जाए तो कंपनी का बुक मांग लो और उस बुक में जाकर के रिसर्च करो, आप लोगों को एक बेहतर सॉलिड निर्णय वहां देखने को मिलेगा। अब जैसे बुक्स में मैं रिसर्च की बात करूं तो कैसे कैसे रिसर्च किया जाता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज को देख लीजिए, कंपनी के 3 साल पीछे का प्रोजेक्शन और 3 साल पीछे की हिस्ट्री और 3 साल आगे का प्रोजेक्शन देख लीजिए, कंपनी का मिशन और कंपनी का विजन देख लीजिए, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के सर्विसेज का रिसर्च देख लीजिए, कंपनी पर यह पूछ लीजिए कि भैया मैं आपको जो आपका डेट है और जो इक्विटी है उसका रेशियो क्या है, कंपनी के एसेट्स वैल्यू को लायबिलिटीज वैल्यू के रेशियो को देख लीजिए। देखो कितने सारे टर्म्स आ रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स में अगर किसी प्रकार से गिरावट आई है तो उसका रीजन पूछ लो ना, कंपनी में बहुत बड़ा फंड आया तो उस फंड का यूज क्या कर रही है कंपनी, उस पर थोड़ा ध्यान रख लो। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना तो ये कोई छोटा सा विषय नहीं है, लेकिन एक बात बोलते हुए मुझे बड़ा दुख है, जो कि एज ए टीचर मुझे बोलते हुए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संस्था में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, लेकिन एक टीचर के धर्म होने के नाते मैं आप लोग को बताता हूं कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स का ये जो रुझान होता है कि पेनी स्टॉक्स के नाम से उनको एक एग्रेशन आ जाता है, पेनी स्टॉक्स के नाम पे उनका दिमाग में एक बेहतर तरीके से घंटी बज जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को 2 डिस्क्लेमर करता हूं, पेनी स्टॉक्स ना जितना बेहतर होता है ना उतने ही नुकसानदायक भी है ना। ट्रेडिंग 10 में से 9 लोग वहां फेल ही हो जाते हैं। तो इसमें सक्सेस पाने का सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है मेरे भाई, एजुकेशन एजुकेशन और एजुकेशन ना, शिक्षा लेना शिक्षा लेना और शिक्षा लेना। अगर हम लोग इस पेनी स्टॉक्स के संदर्भ में दूसरी डिस्क्लेमर मैं आपको दूं जिसको लेकर के सबसे ज्यादा मैं चिंतित रहता हूं कि माय डियर आपका सिर्फ रुझान ये होता है कि किसी भी तरीके से उस पेनी स्टॉक्स का नाम मिल जाए, हम सर्च कर ले, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है और हम उसमें इन्वेस्ट करके अब वेटेड रहे, वेट एंड वॉच करें। बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। इसके लिए व्हाई इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, व्हाई इज सब्सक्राइब माय चैनल। ये तो बिल्कुल क्लियर है, जाकर के गूगल से पूछो कि 2020-24 के बेस्ट पेनी स्टॉक्स कौन से हैं, गूगल तो सब जानते हैं, दे देगा आपको 2000 कंपनियां दे, फिर तो मौज ही मौज। ये मूर्खता आज के आज अगर बंद कर सकते हो तो आप कर लीजिए। अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का मिशन और विजन बिल्कुल क्लियर है और एक शब्द में मैं बताता हूं कि मैं कभी पढ़ाते समय टाइम नहीं देखता कि टाइम कितना हो गया, क्यों, क्योंकि व्यस्त आदमी और अस्त व्यस्त आदमी में मेरे भाई कुछ अंतर होता है। व्यस्त आदमी के पास बहुत समय होता है, वो 20 मीटिंग्स को भी क्लियरली कर सकता है, वो अपने काम की प्रायोरिटीज लिस्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है, और जिसको कोई काम ही नहीं करना है ना, और जिसके पास किसी प्रकार की कोई प्रायोरिटी लिस्ट ही नहीं है ना, जो आदमी ही अस्त व्यस्त है उसको मैं क्या ही कहूंगा, बस ये कहूंगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे ना। जब से वीडियो शुरू हो और अंतिम जब तक मैं साइनिंग आउट ना कह दूं, आप एक स्टूडेंट के धर्म के नाते बने रहिए अगर आप इस दुनिया में आना चाहते हैं तो। और अगर आप रीडिंग से बच रहे हैं, राइटिंग से बच रहे हैं, नॉलेज से बच रहे हैं, मैं अभी कहता हूं यू आर इन रॉन्ग प्लेटफॉर्म, यू आर इन रॉन्ग करियर, बिल्कुल गलत है ना। तो ओवरऑल चलते हैं, मैंने आपको एक गोल्डन रूल बता दिया, थोड़ा सा मैंने आपके करियर से संबंधित भी प्रश्न कर दिया, अगर किसी का टाइम थोड़ा भी वेस्ट हो गया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत माफी चाहता हूं आपसे। तो भैया सेल्स के लिए बात कर लेते हैं, तो सेल्स 2020-21 में 85 करोड़ का, फिर उसके बाद मार्च 2022 में 21 करोड़ का, फिर उसके बाद अगर हम मार्च 2023 में देख लें तो 115 करोड़ का, और अगर अभी हम बात करें टीटीएम का टोटल 12 मंथ्स में दिसंबर को छोड़कर, अभी दिसंबर इंक्लूड नहीं है, तो 121 करोड़ का इन्होंने सेल्स कर दिया हुआ है। चलो भैया रेड फ्लैग ढूंढने की कोशिश करते हैं, रेड फ्लैग इज द सेल्स की देखने की कोशिश करते हैं कि इनका भैया सेल्स एंड एक्सपेंस रेशियो कैसा है। ऐसा तो नहीं कि साहब कमाते कम है और खर्चे ज्यादा है, तो चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। 85% के साथ यहाँ पर आपने देखा कि इनके पास एक सेल्स है, 84 करोड़ इन्होंने खर्च किया, ठीक है भैया, यहाँ पे भैया इनको रेड फ्लैग है क्योंकि 21 करोड़ इन्होंने सेल्स किया है, 22.51 करोड़ से इन्होंने एक्सपेंस किया है। यहाँ पर देखिए तो इन्होंने 115 करोड़ कमाया है, 109 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट सेल्स में एक्सपेंस किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले में 121 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है, 110 करोड़ का इन्होंने क्या किया है, अपना एक्सपेंस किया है। तो ओवरऑल कहीं पर भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ 2020-22 के फाइनेंशियल ईयर में एक जगह पर इन्होंने ऐसा किया है। तो उसके रिगार्ड्स आपको पता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया है ना, तो इस रेशियो के तहत इनके फाइनल रेशियो में एक माइनस का टैग तो मिलेगा
ना। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकाल दो, ओपीएम को निकाल दो, प्रॉफिट को सॉरी टैक्सेस को निकाल दो, डिप्रेशिएशन को निकाल दो ना, इंटरेस्ट को निकाल दो, तो ओवरऑल अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2020-21 में 0.75 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिया। चलो भैया यहाँ पे बहुत कंसिडरेबल है। फिर 2020-22 में जब पहुंचे तो देखो भैया माइनस मिल गया। क्यों माइनस मिल गया? जब इस तरीके की हरकत रहेगी तो माइनस तो मिलेगा, मिला माइनस। फिर उसके बाद 2020-23 की बात कर ले तो 2020-23 में 2.77 करोड़ का इन्होंने फिर से अपने बुक्स में प्रॉफिट दिया। फिर अगर अभी इस साल के बारे में बात करें 2020-24 का फाइनेंशियल ईयर में अभी 2 बार इनका बाकी है। सितंबर में खाली इन्होंने 7.73 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। अभी इनके पास दिसंबर बाकी है, फिर उसके बाद मार्च बाकी है। प्रोजेक्टेड क्या होगा उसके बारे में अभी किसी प्रकार की सूचना नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम सितंबर तक की बात करें 2020-23 तो 7.73 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट है। तो ओवरऑल कंपनी ने शिपिंग सर्विसेज की कंपनी है और इसने 7.73 करोड़ का प्रॉफिट अब तक दे रखा है। तो ओवरऑल बुक्स में अपने बड़े मजबूत रही हैं। चलो थोड़ा कंपनी भी बताते हैं। देखो भाई, कोस्टिंग का काम करते हैं, शिपिंग का काम करते हैं, सर्विसेज है। फिर से सुनो, कोस्टिंग इंडस्ट्री है, शिपिंग में काम करती है, सर्विसेज देती है आने ले जाने सामान लोडिंग और अनलोडिंग का। तो इसको कहते हैं सी कोस्ट ना, समुद्री रास्ते में काम करती है। FEAC कोस्ट, सी कोस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया? अब सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, ये आपकी कंपनी का नाम हो गया भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि चलो देखते हैं भैया कि ये सी कोस्ट कंपनी जो है ना शिपिंग इंडस्ट्री में जो काम कर रही है, शिपिंग सर्विसेज इंडस्ट्री में, तो शिपिंग सर्विसेज में सी कोस्ट का काम क्या है और इनका परफॉर्मेंस क्या रहा है ईयर ऑन ईयर। अभी तो हम लोगों ने बात किया था क्वार्टरली, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि पूरे साल बच्चा पढ़ता नहीं है, अंतिम में पढ़ देता है, रिजल्ट ठीक हो जाता है। अब आपको लगा कि भैया पढ़ा तो था ही, पास तभी तो हो गया, वहां मरे। क्यों? क्योंकि 12 महीने की स्टडीज तो उसने किया नहीं, अंतिम में जो काम करना था, मैनिपुलेशन कहते हैं इसको इस इंडस्ट्री में ना, ऑपरेटर्स कॉल कहते हैं इस इंडस्ट्री में, समझ रहे हो? इनसाइड इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग कहते हैं इस इंडस्ट्री में, वहीं पे मारे जाते हैं लोग। तो इसलिए एक साल में बेटे ने कितना पढ़ा है उसका डेटा ना साल के फाइनल ईयर के रिजल्ट्स में तो आता है, जिसको कागजों पे मिल जाता है पास, और फाइनल 4 साल रहता है, 10 साल 5 साल बेरोजगार। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? वो रीजन को खंगालने के लिए आपको जाना पड़ेगा उसके पीछे। एक साल का उसने डेटा पर मंथ वाइज कितना पढ़ाई किया है, कितना मेच्योर है, कितना डेडिकेटेड रहा है, कितना पैशनेट रहा है, कितना उस बुक को खंगाला है, उसकी एक्सरसाइज कितना किया है। अगर आप मंथ ऑन मंथ नहीं देख रहे हो, खाली फाइनल का रिजल्ट देख रहे हो, तो भैया मैनिपुलेशन में ट्रैप हो जाओगे ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ सारा ट्रेडिंग स्कूल का प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ एक ही उद्देश्य से उपस्थित होता हूँ, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। एक ही मिशन विजन है सारा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का, कि हम 1 लाख स्टूडेंट को उनकी इस दुनिया में कैसे एजुकेट कर दे, कैसे फाइनेंशियली ट्रेड कर दे। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली ट्रेड हो गए तो आप पहले अपना बेहतर करेंगे और फिर आप अपने घर का बेहतर करेंगे और फिर समाज हित में भी करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो चलो भैया थोड़ा सा हम इनके परफॉर्मेंस के बाद हम इनको चूज करते हैं कि भैया हमने इनको अपनी लिस्ट में क्यों रखा है, ये सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड को हमने क्यों रखा। तो सबसे पहले इनकी कुछ अच्छाइयां और फिर इसके बाद थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजों पर डिस्कशन करेंगे जहां पर कंपनी को सीरियस होना चाहिए और हमको और आपको भी थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए। तो चलो भैया प्रॉस की बात कर लेते हैं। तो कंपनी एक्सपेक्टेड गुड रिजल्ट, ठीक है भैया, कंपनी के एक्सपेक्टेशन से गुड रिजल्ट। सीएजीआर वैल्यू इन्होंने बहुत अच्छी दी है, 6266% का ग्रोथ रेट इन्होंने लास्ट 5 इयर्स में कहा है, दिया है, राइट। फिर इसके बाद अगर हम गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी कहें तो आरओई जो इन्होंने 3 साल का दिया है वो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड्स में दिया है, 26.7% का दिया है। देखो यहाँ एक शब्द आता है डेटर डेज। डेटर डेज का मतलब ना, देखो प्रॉफिट को कई तरीके से हम आइडिया कंसीडर किया करिए। अगर मान लीजिए किसी कंपनी पे डेट भी है ना, तो इसमें नंबर्स को देख के हलचल नहीं करना है ना, मैंने अभी आपको सिखाया भी।
मान लीजिए कंपनी के पास डेट है, तो कंपनी के ना बैलेंस शीट्स में, कंपनी के मॉड्यूल में और कंपनी के विजन में 3 जगह पे करेक्शन चेक कर लो। पैसा ले लिए, ठीक है भैया, फिर उसका किए क्या हो, ये ठीक है भैया, और करने क्या वाले हो, ये भी ठीक है। तो ये 3 चीजों का पार्ट बिल्कुल क्लियर रख लो। फिर अगर मान लो डेट है भी, तो फिर उसके बाद ना उसकी बैलेंस शीट में ढूंढने की कोशिश करो कि कंपनी की एसेट्स वैल्यू कितनी है और कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है। एसेट्स और लायबिलिटीज में अगर फर्क है, मतलब कौन सा मजबूत है, एसेट्स मजबूत है, तो आप एकदम आराम से मस्त काम करते रहिए। ठीक है, कंपनी ने कर्ज लिया है तो चुका भी देगी ना। क्लियर हो गया? बताया था धंधे में दम, बंदे में दम, विजन में दम। तो आप परेशान मत होइए। क्लियर हो गया? अब आते हैं तीसरी चीज, सिखा देते हैं डेटर डेज। अब भैया क्या होता है ना, एक डेट को देने का तरीका होता है। तो मान लीजिए डेट को देती थी पहले 274 डेज में, पहले पेमेंट को रिपे करने का जिनका तरीका था वो 274 डेज का था, अब वो 128 डेज का रह गया है ना। तो इन्होंने देखो यहाँ पे अचीवमेंट्स अच्छा लिया। कैपिटल वर्किंग जो इनका था, कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस्ड, इसको भी इन्होंने बेहतर तरीके से रिड्यूस किया है। तो ये थोड़ा सा पावर सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड को लेकर के थोड़ा एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देता है। बाकी सेलिंग, बाइंग एंड होल्डिंग ये डिसीजन व्यक्तिगत रूप से आपका है, इसमें मेरा हस्तक्षेप कोई भी नहीं है। हमारा हस्तक्षेप सिर्फ यह है कि हम आपको कितना ज्यादा एजुकेट करते हैं, ठीक है ना। और खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं, अगर है तो बेचते हैं या फिर होल्ड करते हैं, ये नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हाँ, इससे जुड़े हुए अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए एकदम पूर्ण भरोसे के साथ कि उसकी वीडियो आप तक पहुंचेगी ना। तो आप एक जिज्ञासु स्टूडेंट की तरह मुझसे बातचीत करिए और एक अध्यापक की तरह आपको बेहतर से बेहतर वैल्यू ऐड करता जाऊं, यही हमारे आपके रिलेशन को बेहतर करेगा। अगर हम कंपनीज की बात करें तो इट इज नॉट अ पेइंग अ डिविडेंड। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है भैया। नाउ द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट। रिपीटेड प्रॉफिट मतलब भैया अगर तुम्हारा साल भर के हिस्ट्री उठा के देखें तो यू आर ऑलवेज गुड एट योर प्रॉफिट इन द बुक्स, देन व्हाई इज नॉट कमिटिंग टू द पेइंग डिविडेंड। तो भैया डिविडेंड नहीं दे रही थी, इसलिए थोड़ा सा इसको डिमेरिट्स में डाल दिया गया। लेकिन अगर रिसेंट आप इनके प्रेस रिलीज फाउंडर्स को देखो, इनके जाकर के कंपनी को रिसर्च करो, तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि जल्दी ही डिविडेंड के बारे में ये कुछ बताएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर रिपीटेड प्रॉफिटेबल रहे हैं तो मुझे लगता है कि कंपनी का सेंटिमेंट हमको आपको लेकर के भी कुछ पॉजिटिव रहेगा। बट हमारे हाथ में क्या है, वेट करना, तो वेट करते हैं। लेकिन फिलहाल ये थोड़ा सा इनका रहा है कि इन्होंने लगातार रिपीटेड प्रॉफिट्स लिया लिया लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया, मतलब डिविडेंड देने की इच्छा नहीं रखी है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कमजोर हो गई, 27% के साथ कमजोर हुई है। और क्यों कमजोर हुई है उसके पीछे मैंने बताया कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत है, मैन पावर की कॉस्ट बहुत है, उसके बावजूद भी अगर इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा है, बुक्स में प्रॉफिटेबल रखा है, तो ये बहुत बेहतर बात है ना। उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं। और प्रमोटर होल्डिंग कम होने के पीछे प्लेज होना, लोन होना, डेट होना, इसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उस फैक्टर को लेकर के भी अगर आप लोग को लगता है कि 2 वीडियोस बहुत जरूरी है, अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म्स पे भी इस मल्टीवेगर सीरीज के बारे में चर्चा होनी चाहिए कि इनका टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म्स के लिए क्या है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको लेकर के भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात कर ले तो कंपनी का रिजल्ट्स कैसा रहा है थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो हम 2019 से लेंगे। 2019 में ब्रेक इवन पे थे, मतलब 0 सन्नाटा सेल्स में, ठीक है ना, सेल्स में। फिर उसके बाद एक्सपेंस में देखें तो यहाँ पर भी किसी प्रकार से कोई काम नहीं था। तो अगर हम यहाँ पे 2020 देखें माय डियर, 2020 में 1/1 मतलब सेल्स भी 1 करोड़ और एक्सपेंस भी 1 करोड़। 2020-21 में देखें तो अचानक से सेल्स आ जाती है 243 करोड़। अब आपको लगेगा सर 1 करोड़ से 243 करोड़ मतलब सीधा 243% का ग्रोथ। तो भैया 2020 में एक दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस भी तो चल रहा था ना, तो उसका इम्पैक्ट था, सबको खा गया, और जो खा गया तो वो देख ही रहे आप रिजल्ट। फिर उसके बाद क्या होता है कि सीधा 128 करोड़ में 2020 में 22 में 2022 में 128 करोड़। फिर मार्च में देखिए अभी 2023 का तो 430, और अभी इन्होंने जो टीटीएम दिया है, टीटीएम का मतलब होता है माय डियर टोटल 12 मंथ्स, तो 448 करोड़ का सेल्स दिया। अब थोड़ा रेड फ्लैग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका सेल्स एंड एक्सपेंस रेशियो
खतरनाक तो नहीं है। तो यहाँ 243 था, यहाँ 227 था, तो ठीक है भैया एकदम ठीक हो। यहाँ 128 था, यहाँ 121 है, तो ठीक है भैया। यहाँ 430 था, यहाँ 399 है, तो यहाँ भी ठीक हो, यहाँ भी ठीक हो, यहाँ भी ठीक हो। इसका मतलब सेल्स एंड एक्सपेंस रेशियो को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करती हुई कंपनी चली है। चलो भैया सारी चीजों को तो आपके सामने डेटा लिखा ही हुआ है, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, चाहे वो ओपीएम हो, अदर इनकम हो, टैक्सेस हो, इंटरेस्ट हो, डिप्रेशिएशन हो, सारी चीजें आपके सामने डेटा है। लेकिन हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीधा नेट प्रॉफिट की, कि भैया तुम्हारा प्रॉफिट कैसा रहा है, ओवरऑल सब कुछ कट पिटा करके आपने क्या किया है। तो यहां से देखिए तो नो जीरो बटे सन्नाटा, मतलब जीरो जीरो। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले 2020-21 में, तो 11 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिया। फिर उसके बाद 2020-22 की बात करें तो 3 करोड़ का प्रॉफिट दिया। फिर उसके बाद मार्च 2020-23 की बात करें तो 14 करोड़ का दिया। अगर हम अभी बात करें तो टीटीएम की बात करें तो 20 करोड़ का इन्होंने अपनी बुक्स में प्रॉफिट दिया है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल रहे हैं। बस दुख का विषय हमारे और आपका ये है, इन्होंने हम लोग को डिविडेंड नहीं दिया है ना। ठीक है। अब हम ग्रोथ की बात करें तो ओवरऑल ग्रोथ देखो, यहाँ तो नंबर्स में मैंने आपको डायरेक्टली दिया, लेकिन जब आपने क्वार्टरली देख लिया, फाइनल ईयर में देख लिया, इसके पीछे की ट्रेजेक्टरी देख ली, इसके पीछे का चार्ट एनालिसिस देख लिया, तो उसी के बिहाफ पे तो आइडिया ये बनता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 इयर्स में 214% का, 3 इयर्स में 838% का। तो ओवरऑल ये मुद्दा इसलिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको तो लगातार हम लोग ने एक एक धज्जी उड़ा करके देखा है ना, एक एक चीज पर रख के देखा, सेल्स देखा, एक्सपेंस देखा, सेविंग देखी, इंटरेस्ट देखा, तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखा। तो यहाँ से हम लोग को कुछ कुछ करेक्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको सारी चीजें डिस्प्लेड ही है। आरओई लास्ट 3 इयर्स में 27%, लास्ट ईयर में 36% दिया। तो ओवरऑल ये सारी डिस्प्ले आपके सामने है। अगर आपका इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम लोग बात करें मार्च 2021 में, तो 57% के साथ प्रमोटर साहब अपना होल्डिंग बना के रखे थे। फिर मार्च 2022 की बात कर ले तो 52+% के साथ इन्होंने अपनी होल्डिंग बना के रखी। मार्च अगर 2023 की बात कर ले तो मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 44% के साथ इनका था। ठीक है ना, क्लियर हो गया। कहीं से अगर कोई इश्यू हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से पहले यहां तक अपना बेहतर प्रेजेंस बना के रखा था। उसके बाद एफआईआई और डीआईआई दोनों यहां से जो है ना वो गायब हो गए, किसी भी प्रकार से किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जबकि डीआईआई ने तो शुरू से इंटरेस्ट नहीं रखा था, एक बार इंटरेस्ट रखा था, लेकिन एफआईआई ने लगभग 2% के साथ आसपास इन्होंने रखा था। ठीक है ना। अब हम पब्लिक की बात करें तो देखो पब्लिक 42% के साथ इनके साथ बनी थी और आज पूरी कंपनी का मोस्ट ऑफ द चीज 99.97% जो है ना कंपनी के पास, सॉरी किनके पास है, शेयर होल्डर्स के पास है, पब्लिक के पास है ना। पब्लिक के पास 99.9% जो है ना वो पब्लिक के पास है। अब यहाँ पर सबसे चैलेंजिंग मुद्दा आता है कि भैया एक तरफ से तुम प्रॉफिटेबल रहे हो ना, उसके बावजूद भी तुम्हारी प्रमोटर होल्डिंग जो है ना वो 0.04% रह रही है अंतिम में ना। कंपनी पूरी प्रॉफिटेबल रही है, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो प्रमोटर्स के पास 0.04% रहा है, एफआईआई पूरी तरीके से गायब है, डीआईआई पूरी तरीके से गायब है, पूरी तरीके से पब्लिक जो है 99.97% होल्डिंग पब्लिक की है। उसके बावजूद भी ना बहुत सारे यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर इसके बारे में चर्चा चल रही है कि क्या ये एक बेहतर स्टॉक है, पेनी स्टॉक्स की अगली परफॉर्मर है, लाइक दैट। अब इतना डेटा देने के बाद इस पर मैं एक सेकंड वीडियो भी लेकर आऊंगा, नीचे मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर प्रमोटर साहब के पास 0.04% है, एफआईआई साहब एंट्री नहीं कर रहे हैं, डीआईआई साहब के पास पैसा नहीं है, पब्लिक का पूरा पैसा 99.97% पब्लिक का ही इसमें होल्डिंग रखी हुई है, तो और जबकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य बैठा हुआ है ये मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और आपका डिसीजन
क्या बनता है इस कंपनी को लेकर, ये मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कंपनी के बारे में यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर बड़ी चर्चा है। लोगों ने पेनी स्टॉक्स के नाम पर इसको आपको सजेशन में रखा है। तो मैं भी आपसे इस पूरा डेटा देने के बाद, ये पूरी स्टडीज करने के बाद, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रमोटर, डीआईआईज, एफआईआईज और पब्लिक के बीच में इन चारों की स्टडी करने के बाद आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय क्या बनता है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स बताइएगा। तब जाकर के मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, जहां पर मैं आप लोगों को इसका क्लियर शॉट बता दूंगा कि यहां पर इस तरह के सिनेरियो में कंपनी और आपका पैसा कैसा हो जाता है। तो यहां एक क्वेश्चन मार्क बड़ा छोड़कर मैं आप लोगों को छोड़ जाता हूं, जिससे कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और आपने पूरी अंतिम तक वीडियो देखी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसको लेकर के आपका थॉट ऑफ प्रोसेस क्या कहता है, कैलकुलेशन क्या कहता है, माइंडसेट क्या कहता है, और इसका सेकंड वीडियो बनाना है या नहीं बनाना चाहिए, उसको लेकर भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल हम आपको किसी प्रकार का सुझाव नहीं देते, न तो सेलिंग का देते हैं, न तो बाइंग का देते हैं, न तो होल्डिंग का देते हैं ना। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स के रूप में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो एक टीचर होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि हम उसको पिक करें और आपके सामने लेकर के उसे उपस्थित हो। अब आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्यों? क्योंकि चाहे से आप होमवर्क मान लीजिए, चाहे आप इसे ये मान लीजिए कि इसका एक क्वेश्चन मार्क आपको और हमको सॉल्व करना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइनिंग आउट।